Hello students, welcome to One Day Law Revision. Today we will see Module 6, the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970. Let's quickly go through the synopsis first. इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है. टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो लेबर को हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको स्टॉप करना. टू इंट्रोड्यूस बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क. अब वर्कमैन क्या है, वर्कमैन इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. यहाँ हम वर्कमैन उसको पकड़ रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिस पे एम्प्लॉय हुआ है. व्हेन ही इज हायर्ड इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ उसको हायर किया है बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, तो उस वर्कमैन को हम इस एक्ट में कंसिडर करेंगे कि उसके एक्सप्लॉयटेशन को हमें रोकना है, वो बेटर कंडीशन में काम कर रहा है कि ये चेक करना है. हम मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी, यहाँ लॉ पास हुआ है तो एम्प्लॉयर का काम है कि उसके साथ कुछ गलत ना करें. कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन आर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते. डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ तो अलग होते, दे डिफर फ्रॉम डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मतलब जो डे टू डे फंक्शनिंग में होते हैं, परमानेंट बेसिस पे होते हैं, तो उनका रिलेशनशिप अलग होता है, इनका अलग होता है. तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप अलग होने की वजह से देर आर चांसेस कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो. कॉन्ट्रैक्ट लेबर बाय एंड लार्ज इज नॉट बोर्न ऑन पेरोल नॉर इज पेड डायरेक्टली. कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन आर हायर्ड, इनको हम हायर करते, सुपरवाइज एंड रेम्यूनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. कि हमने क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को कहाँ से मिलते, बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. मतलब इनको कॉन्ट्रैक्टर हायर करता है, सुपरवाइज भी वही करता है, इनका रेम्यूनरेशन भी कॉन्ट्रैक्टर ही देखता है. हु इन टर्न इज रेम्यूनरेटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जिसको बाद में एस्टैब्लिशमेंट रेम्यूनरेट करती. मतलब एक एस्टैब्लिशमेंट है जिसके पास अपने खुद के डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ तो है ही, बट उनको कुछ और एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी कि हमको 100 एम्प्लॉयज़ चाहिए. कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, टेम्प्ररी बेसिस पे एम्प्लॉयज़ ला के देगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोलते हैं उनको. तो इनको देखना किसका काम है, कॉन्ट्रैक्टर इनको हायर करता है, सुपरवाइज करता है, इनका पैसा कॉन्ट्रैक्टर ही देता है, और एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करती है फॉर गिविंग द सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज. अब एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट आया 10 फरवरी 1971 को. इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ये हर एस्टैब्लिशमेंट को लगता है जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कमैन है जिनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिस पे हुआ है, हु आर एम्प्लॉयड और वेर एम्प्लॉयड. कब, 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, कि पिछले 12 महीने में कभी भी अगर तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिस, तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. To every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months 20 or more workmen. एस्टैब्लिशमेंट को लग गया जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स थे, और हर कॉन्ट्रैक्टर को भी लग गया जिसने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय किया था कितने, 20 या उससे ज़्यादा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने में. समझा, ये एक्ट एस्टैब्लिशमेंट को भी लगता है, कॉन्ट्रैक्टर को भी लगता है. अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर उसको सही लगता है तो वो क्या करेगी, आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस, 2 महीने का नोटिस दे के, किस चीज़ का नोटिस, ऑफ हिज इंटेंशन बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अप्लाई द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग सच नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन 20. अगर गवर्नमेंट चाहे तो, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है इस एक्ट को जो कंट्रोल करती है, रूल करती है, वो चाहे तो 2 महीने का नोटिस दे के ये जो 20 का लिमिट है ना उसको कम कर सकती है. तो मतलब समझो 15 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 15 से ऊपर जो भी जाएगा उस एस्टैब्लिशमेंट को और उस कॉन्ट्रैक्टर को ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. मतलब ये 20 का लिमिट आज की डेट में है, बट जब चाहे तब गवर्नमेंट उसको कम कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट. अब जो एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट अप्लाई हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
तो पहले तो देखते हैं रजिस्टरिंग ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय एन ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट करेगी किसको, सच पर्सन बीइंग गैजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ही गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जिनका काम रहेगा कि इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन देखना, विच इट थिंक्स फिट टू बी रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्ट्रेशन देखेंगे वो रजिस्टरिंग ऑफिसर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच रजिस्टरिंग ऑफिशियल शैल एक्सरसाइज द पावर। लिमिट मतलब एरिया वाइज की, सपोज पुणे के एरिया का कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर है, फिर मुंबई का कोई अलग है, एंड सो ऑन, ऐसे लिमिट्स अलग अलग। रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन एस्टैब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाइज विद इन सच पीरियड, जिसको भी एक्ट अप्लाई होता है वो क्या करेगा, विद इन सच पीरियड क्या करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि अभी मेरे पे ये रूल अप्लाई हो गया है, ये एक्ट मुझ पे एप्लीकेबल है, तो वो एक एप्लीकेशन करेगा टू द रजिस्टर ऑफिसर कि वो चाहता है कि उसके एस्टैब्लिशमेंट को उधर वो लोग रजिस्टर कर ले, क्योंकि अब उसको ये एक्ट अप्लाई होता है। वाई, बिकॉज ही हैज़ क्रॉस द लिमिट ऑफ 20 इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। फिर रजिस्टर ऑफिसर क्या करेगा, एंटरटेन करेगा उस एप्लीकेशन को, बट provided that registering officer may entertain any such application for registration after expiry of the period। क्या बोला है, उसको specified period में in the prescribed manner application देना है, but after the expiry of period भी registering officer उसके application को entertain करेगा। कब, अगर he is satisfied, अगर उसको satisfaction मिला है कि applicant तो कोशिश कर रहा था टाइम पे फाइल करने की, बट कुछ रीज़न की वजह से, सफिशिएंट कॉज, रीज़न देना पड़ेगा कि वो क्यों टाइम पे नहीं कर पाया, किस चीज़ ने उसको टाइम पे एप्लीकेशन करने से रोका। इफ़ रजिस्टर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड तो वो बाद में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा। इफ़ द एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट है तो रजिस्टर ऑफिसर क्या करेगा, एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कर लेगा, इशू करेगा प्रिंसिपल ऑफिसर को अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही उसने रजिस्टर किया एस्टैब्लिशमेंट को, फिर वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब हमने सबसे पहले क्या देखा, एक्ट का एप्लीकेबिलिटी देखा कि किसको अप्लाई होता है, फिर उसके बाद देखा रजिस्टरिंग ऑफिसर कौन है, उसको कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिर किसी एस्टैब्लिशमेंट को अगर ये एक्ट अप्लाई हो गया तो वो थ्रू एप्लीकेशन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास जाके सबमिट करेगी। फिर उसके बाद वो चेक करेगा, अगर एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। अब रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, रिवोकेशन मतलब क्या, सर्टिफिकेट का कैंसलेशन। सेक्शन नंबर 8 टॉक्स अबाउट रिवोकेशन। रिवोकेशन कब होता है, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लग रहा है, मतलब इफ़ ही इज सेटिस्फाइड क्या, कि जो रजिस्ट्रेशन लिया था एस्टैब्लिशमेंट ने वो मिस रिप्रेजेंटेशन करके लिया था, या कोई मटेरियल फैक्ट को छुपा के लिया था, सप्रेस करना मतलब छुपाना, और दैट फॉर एनी अदर रीज़न, या और कोई रीज़न के लिए जहां उसको लगता है कि रजिस्ट्रेशन अब यूजलेस है या इनफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा, उसको रिवोक करेगा, कैंसिल करेगा। बट उसके पहले वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि तुमने ऐसे क्यों किया, एंड विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिवोक द रजिस्ट्रेशन। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कौन, जिसने रजिस्टर ऑफिसर को अपॉइंट किया था। कहाँ देखा था हमने, पिछले सेक्शन में, सेक्शन नंबर 6 में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट करती है, फिर उनका अप्रूवल लेके रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करेगा, सर्टिफिकेट को रिवोक कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। बट एस्टैब्लिशमेंट को भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब नॉन रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या, कैंसिलेशन हो गया या नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस केस में क्या, इन द केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर अंडर 7, जहाँ रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी था अंडर 7 बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मतलब तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, या जहाँ एस्टैब्लिश ने रजिस्ट्रेशन किया था बट अब वो रिवोक हो गया उसका सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 8, मतलब या तो 7 में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया या अंडर सेक्शन 8 तुम्हारा सर्टिफिकेट रिवोक हो गया, तो क्या हो जाएगा, नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट टू विच द एक्ट अप्लाई शैल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड।
अब इसके बाद से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो भी है एस्टैब्लिशमेंट का, अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। मतलब तुमको एक्ट अप्लाई हुआ फिर भी तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या तुम्हारा सर्टिफिकेट अब रिवोक हो गया, तो अब इसके बाद से तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हियर आफ्टर। केस नंबर ए या बी, मतलब सेक्शन नंबर 9 का क्लॉज ए या बी, एक बार तुमने रिवोक कर दिया, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, अब हमने एस्टैब्लिशमेंट के एंगल से सेक्शंस देखे, अब कॉन्ट्रैक्टर के एंगल से कि कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस कौन देता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट पर्सन को अपॉइंट करेगी या पर्सन्स को अपॉइंट करेगी टू बी द लाइसेंसिंग ऑफिसर, जो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को। डिफाइन द लिमिट्स विद इन विच, लिमिट मतलब एरिया वाइज लिमिट, जहां लाइसेंसिंग ऑफिसर को पावर रहेगी कन्फर्ड अपॉन लाइसेंसिंग ऑफिसर बाय और अंडर दिस एक्ट। किस एक्ट के अंदर जो भी पावर्स देनी चाहिए वो सारी पावर्स लाइसेंसिंग ऑफिसर को मिल जाएंगी। अब लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जिस दिन से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लग रहा है तो वो क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अब से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक लाइसेंस वो लेता नहीं है। ठीक है, कि जब तक वो लाइसेंस नहीं लेता है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर नहीं देगा या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में जो लाइसेंस मिलता है टू द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट कंटेन सच कंडीशंस इंक्लूडिंग, उसमें कुछ कंडीशंस रहेगी जैसे कि कितने घंटे काम करवा सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, हम जो एक्ट देखने वाले मॉड्यूल 7 में मिनिमम वेजेस एक्ट, वहाँ हम ये देखेंगे। अदर एसेंशियल एमिनिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में deem fit to impose in accordance with the rules under section 35 and shall be issued on payment of such fees and on the deposit of such sum as security for the due performance of condition as may be prescribed। कि वहाँ लाइसेंस के साथ कुछ कंडीशंस भी इंक्लूड रहेगी और वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को कुछ सिक्योरिटी बोल के कुछ सम डिपॉजिट करना पड़ेगा टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि वो प्रॉपरली कंडीशंस को परफॉर्म कर रहा है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एप्लीकेशन देगा फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1, 12(1) में जहाँ हमने देखा कि लाइसेंसिंग होता है सेक्शन 12 में, तो 1 में लाइसेंस मिलने के लिए पहले तो कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन देगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंटेनिंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कि किस एस्टैब्लिशमेंट को वो प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ का काम क्या है, नेचर ऑफ प्रोसेस, ऑपरेशन और वर्क फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज़ टू बी एम्प्लॉयड, कि किस काम के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हो, वो सारे पर्टिकुलर्स तुमको एप्लीकेशन में मेंशन करने पड़ेगी। लाइसेंसिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा कि एप्लीकेशन सही है क्या अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, लाइसेंस ग्रांट कर देगा अंडर दिस चैप्टर विच शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड देयरिन, जो पीरियड रहेगा लाइसेंस पे उस पीरियड के लिए वो लाइसेंस वैलिड रहेगा एंड उसको हमको बाद में टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ेगा एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस, कुछ फीस पे करके हम वो लाइसेंस को बार बार रिन्यू कर सकते हैं। अब उसका रिवोकेशन कब होता है, पहले हमने क्या देखा था, एस्टैब्लिशमेंट के सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रिवोकेशन कब होता है, वो कब होता है जब रजिस्टरिंग ऑफिसर को लगता है कि जो सर्टिफिकेट लिया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया है या सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट से लिया है या कोई और रीज़न, तो वो रिवोक कर सकता। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के केस में लाइसेंस कब रिवोक हो सकता है, इफ़ द लाइसेंसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड आइदर ऑन अ रेफरेंस मेड टू हिम इन दिस बिहाफ और अदरवाइज ही इज सेटिस्फाइड। लाइसेंसिंग ऑफिसर को क्या लगता है, लाइसेंस जो उसने ग्रांट किया अंडर सेक्शन 12 इज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन या तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपा के लिया है या कुछ झूठ बोल के मिस रिप्रेजेंट करके लिया है, या तो फिर जो लाइसेंस का होल्डर है वो इस एक्ट के कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता या तो इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है, तोड़ता है, तो लाइसेंसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज, और इफ़ इज सेटिस्फाइड तो वो रिवोक करेगा, सस्पेंड करेगा लाइसेंस को, फॉरफिट करेगा जो भी डिपॉजिट मिला है एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। कि हमने क्या बोला था, जब हम लाइसेंस लेते हैं तो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, तो हम लोग वो डिपॉजिट फॉरफिट कर देंगे जिस डिपॉजिट के बेसिस पे, जो कंडीशन के बेसिस पे हमने लाइसेंस ग्रांट किया था।
Subject to any rules that may be made in this behalf, licensing officer may vary or amend the license granted under section 12. Licensing officer टाइम टू टाइम अगर उसको सही लग रहा है तो लाइसेंस को वैरी करेगा या अमेंड करेगा उसके टर्म्स को. अब अपील अंडर सेक्शन 15. एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय ऑर्डर, कोई भी पर्सन जो अग्रीव हुआ है किस ऑर्डर से, सेक्शन 7 के या सेक्शन 8 के, सेक्शन 12 के या सेक्शन 14 के, वो क्या कर सकता है, विद इन 30 डेज, ऑर्डर मिलते से 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है. अपील टू एपलेट ऑफिसर हु शैल बी अ पर्सन नॉमिनेटेड इन दिस बिहाफ बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तुम अपील करोगे एपलेट ऑफिसर को. अब एपलेट ऑफिसर का क्या काम है, वो एंटरटेन करेगा अपील को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड विद इन 30 डेज. मतलब 30 दिन के बाद अगर अपील आया तो भी वो उसको एंटरटेन करेगा अगर उसको लगता है कि एप्लेंट मतलब जो अपील कर रहा है ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील, कि 30 दिन में वो अपील नहीं कर पाया, उसका कोई अगर सफिशिएंट कॉज है कि ही वॉज स्टॉप्ड, ही वॉज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, तो फिर वो उसको 30 दिन के बाद भी एंटरटेन करेगा उसके अपील को. अब अपील मिलने के बाद एपलेट ऑफिसर क्या करेगा, आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल. हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे. वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. अब कुछ सेक्शन से जो बात करते हैं वेलफेयर और हेल्थ रिलेटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो पहला है कैंटीन. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं रिगार्डिंग कैंटीन कि हर एस्टैब्लिशमेंट को जिसको भी एक्ट अप्लाई होता है उनको क्या करना है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं वहाँ प्रिस्क्राइब किया है, जिस एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट लगता है या जो एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिस पे एम्प्लॉय करती है किसी को, एंड जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का नंबर 100 या उससे ज़्यादा है इन ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, वन और मोर कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. कि कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो मेंटेन कर रहा है उनके लिए कैंटीन रखे. 100 और मोर जहाँ भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ कैंटीन रखे, वन और मोर कैंटीन. विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर, सच रूल में बी प्रोवाइडेड फॉर डेट बाय विच कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड, number of canteen that shall be provided, and the standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipments. कि कितने कैंटीन बनाने हैं, कब से बनाने हैं, फिर क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, अकोमोडेशन, फर्नीचर एंड अदर इक्विपमेंट. फूड स्टफ में बी सर्व्ड देयरिन एंड द चार्ज में बी मेट देयरऑफ. फूड प्रॉपर्ली सर्व होना चाहिए और उसके जो चार्ज है वो भी मेंशन करना है, चार्जेस विच में बी मेट देयरऑफ. ये सब रूल्स में रहेगा. फिर रेस्ट रूम अंडर सेक्शन 17. जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रात में काम कर रहे हैं, टू हॉल्ट एट नाइट इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, या वो रात को रुक रहे हैं वहीं काम से रिलेटेड वर्क के लिए, तो जिस भी एस्टैब्लिशमेंट को ये एक्ट लगता है एंड जहाँ वर्क हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर से करवा रहे हैं और वो वर्क काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, तो वहाँ क्या बोला है कि देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, नंबर ऑफ रेस्ट रूम, सफिशिएंट नंबर ऑफ रेस्ट रूम्स or such other suitable alternative accommodation within such time as may be prescribed. Restroom accommodation to be provided under subsection 1. restroom का accommodation subsection 1 में बोला है. shall be sufficiently lighted, it should be properly lighted, ventilated, proper lights होना चाहिए, ventilation होना चाहिए, properly maintained clean and comfortable position. this is the basic need कि हम लोग ने एम्प्लॉयज़ के लिए जिनको हम लेबर बेसिस पे ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनके लिए हम लोग रेस्ट रूम्स तो प्रॉपर रखें, कैंटीन्स प्रॉपरली प्रोवाइड करें, फिर और भी कुछ फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ अंडर सेक्शन 18. हर कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूटी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है इन रिलेशन टू इन कनेक्शन विद द वर्क फॉर एन एस्टैब्लिशमेंट, जिसको ये एक्ट लगता है, उसको क्या प्रोवाइड करना है, क्या मेंटेन करना है. सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर रहे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट कन्वीनियंट प्लेसेस. Sufficient number of latrines and urinals of the prescribed types so situated as to be convenient and accessible to the contract labor in the establishment. And washing facilities, कि सारी facilities अच्छी से contract labor को provide हो. Then first aid facility, प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटी होना चाहिए, रेडीली एक्सेसिबल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वहाँ काम कर रहे हैं, अगर ड्यूरिंग द वर्क कोई एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉपर फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करो, रेडीली एक्सेसिबल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट एट एवरी प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड. जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय किया है वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड करो. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस सेक्शन 21.
कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एवरी वर्कर एम्प्लॉयड, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट एस्टैब्लिशमेंट करती है, तो डायरेक्टली वर्कर्स को तो कॉन्ट्रैक्टर ही पे करता है. एंड सच वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करेगा टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस, कि जब वेजेस कॉन्ट्रैक्टर डिसबर्स कर रहा है टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो टाइम पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक बंदे को नॉमिनेट करेगा कि तू भी वहाँ प्रेजेंट रहे, वहाँ खड़े रह के देख कि वो प्रॉपर पेमेंट कर रहा है क्या. और वो रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है कि वो सर्टिफाई करे कि वेजेस प्रॉपरली पे हुए थे. कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी क्या है कि वो इंश्योर करे कि डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस वाज इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कि रिप्रेजेंटेटिव भी ध्यान देगा कि प्रॉपरली पे हो रहे थे वेजेस, और कॉन्ट्रैक्टर भी इंश्योर करेगा कि जब वो डिसबर्समेंट कर रहा था वेजेस का तब कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ प्रेजेंट था. अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, या उसने कोई शॉर्ट पेमेंट कर दिया, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने टाइम पे नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट कर दिया, उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस इन फुल और द अनपेड बैलेंस. तो फिर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बन जाएगी कि जो शॉर्ट पेमेंट हुआ है वो अनपेड अमाउंट वो पे करे, या अगर पूरा बाकी है, इफ़ इट वॉज नॉट पेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो फिर वो पूरा पे करेगा. टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड रिकवर द अमाउंट्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर. प्रिंसिपल लाइबल हो गया टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा और बाद में वो अमाउंट वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है, आइदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज अ डेट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर. मतलब अभी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तो लाइबिलिटी हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पे करो, अब उसने जो कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट दिया था वो उससे रिकवर करेगा. कैसे रिकवर करेगा, दो तरीके, एक तो एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करता है तो उसमें से डिडक्ट करवा लो कि जो भी अमाउंट तुम उसको पे करने वाले थे एज अ कॉन्ट्रैक्टर उसमें से डिडक्ट कर लो, या तो अगर अमाउंट ऑलरेडी पेड है तो फिर डेट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर की डेट खड़ा कर दो उसके नाम पे, उससे बाद में रिकवर कर लेना. क्लियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को टाइम पे पूरा पेमेंट होना इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल ओनर एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेगा जिसका काम रहेगा कि वो चेक करे, सर्टिफाई करे कि वेजेस प्रॉपरली पे हो रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को. ये प्रोविजंस ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेता था बट कॉन्ट्रैक्ट लेबर तक आधे ही पैसे जाते थे, और अब कॉन्ट्रैक्टर की भी ड्यूटी है कि जब वो डिसबर्स कर रहा है वेजेस तब वो चेक करे, इंश्योर करे कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वहाँ प्रेजेंट था, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है. अगर कॉन्ट्रैक्टर ने गलत पेमेंट किया या शॉर्ट पेमेंट किया या विद इन टाइम नहीं किया तो फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे करेगा टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और वो कॉन्ट्रैक्टर से वो सम रिकवर कर सकता है. कैसे, या तो जो उसका अमाउंट पेबल है उसमें से डिडक्ट कर दो, या तो डेट पेबल टू द बाय द कॉन्ट्रैक्टर बोल के खड़ा करके उसके अगेंस्ट कोई डेट खड़ा कर लो, या लोन एंड गेट इट रिकवर्ड फ्रॉम हिम. पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स, सेक्शन 22. Whoever obstructs an inspector in the discharge of his duty, जहाँ डिस्चार्ज नहीं हुई है ड्यूटी प्रॉपरली अंडर दिस एक्ट, या जो रिफ्यूज़ करता है ड्यूटी परफॉर्म करने से या विलफुली निगलेक्ट करता है टू अफोर्ड द इंस्पेक्टर एनी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर मेकिंग एनी इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन में वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या एग्जामिनेशन या इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज अंडर दिस एक्ट इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट और अ कॉन्ट्रैक्टर, कि कॉन्ट्रैक्टर या एस्टैब्लिशमेंट जिसको एक्ट अप्लाई होता है वहाँ पे तुम इंस्पेक्टर की हेल्प नहीं कर रहे हो, तो जो भी पर्सन हेल्प नहीं कर रहा है शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, उसको इम्प्रिजनमेंट लग जाएगी विच में एक्सटेंड टू 3 months, या तो फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और बोथ. अब जो विलफुली रिफ्यूज़ करता है टू प्रोड्यूस ऑन द डिमांड ऑफ इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर ने डिमांड की डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स और कोई विलफुली मना करता है या कोशिश करता है प्रिवेंट और अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट or does anything which he has reason to believe is likely to prevent any person from appearing before or examined by the inspector, या वो ऐसी कुछ कोशिश करता है कि जिससे कोई पर्सन जिसने इंस्पेक्टर के सामने होना चाहिए वो नहीं जा पाए, तो फिर he will be punishable with the imprisonment which may extend to 6 months, fine which may extend to 500 और both सेम है.
कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सेक्शन 23, जो भी इस एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करता है या इस एक्ट के अंदर के रूल को प्रोहिबिट करता है, रेस्ट्रिक्टिंग और रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, या कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावेन करता है फॉर द लाइसेंस रिलेटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, he will be punishable with imprisonment which may extend to 3 months। यहाँ पे फाइन ज़्यादा है, फाइन है 1000 और बोथ, और अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन है तो एडिशनल फाइन रहेंगी 100 रुपीज़ पर डे, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट या कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूस आफ्टर कन्विक्शन फॉर द फर्स्ट डे सच कॉन्ट्रावेंशन। पहले दिन तो 1000 रुपये रहेगा और उसके बाद से अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन है तो 100 रुपीज़ पर डे और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 3 मंथ्स, या तो बोथ। अदर ऑफेंसेस, अगर कोई पर्सन ने इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन किया, इस एक्ट के रूल्स को कॉन्ट्रावेन किया, तो नो अदर पेनाल्टीज एल्सवेयर प्रोवाइडेड, पनिशमेंट पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स, फाइन ऑफ 1000 और बोथ। ऑफेंसेस बाय कंपनी, इफ अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इज अ कंपनी, कि इस एक्ट में जो ऑफेंस हुआ है वो कंपनी ने किया है, द कंपनी एज वेल एज एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ, मतलब इस केस में कंपनी भी और जो भी पर्सन इन चार्ज है, मतलब डायरेक्टर या सो ऑन, या जो भी रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के बिजनेस में डे टू डे फंक्शनिंग में, शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीडिंग, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लाइबल टू एनी पनिशमेंट। वो पर्सन को पनिशमेंट नहीं लगेगी जिसने प्रूव किया कि जो ऑफेंस हुआ है दैट वॉज विदाउट हिज नॉलेज, अगर किसी पर्सन के नॉलेज के बिना ये ऑफेंस हुआ है एंड वो पर्सन ने डिलीजेंटली काम किया था तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं लगेंगी, ही विल नॉट बी लाइबल। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 में है वो छोड़ के, जब कोई ऑफेंस हुआ है कमिटेड बाय द कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड कि ऑफेंस वॉज कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस और दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी निग्लेक्ट और एनी पार्ट ऑफ डायरेक्टर, जहाँ डायरेक्टर की गलती की वजह से या मैनेजर की या मैनेजिंग एजेंट या कंपनी के किसी और ऑफिसर की गलती की वजह से ये ऑफेंस हुआ है, तो उस डायरेक्टर या मैनेजर या मैनेजिंग एजेंट या जो भी ऑफिसर है, ही विल बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल टू प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम एंड विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। अब कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 26, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट on a complaint made by or with the previous sanction in writing of, जहाँ complaint या previous sanction हुआ है by the inspector and no court inferior to that of presidency magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence punishable under this act. Limitation of prosecution, section 27, no court shall take cognizance of any offence punishable under this act unless complaint thereof is made within 3 months from the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the inspector, provided that where the offence consists of disobeying a written order made by the inspector, complaint thereof may be made within 6 months on the date of which the offence is alleged to have been committed। कि जहाँ ऑफेंस पनिशेबल है, कॉग्निजेंस है, तो वहाँ 3 महीने के अंदर करना है, और जहाँ ऑफेंस है, जहाँ रिटर्न ऑर्डर को डिसोबे किया है, वहाँ ये जो 3 मंथ्स का लिमिट है वो 6 मंथ्स हो जाएगा। मतलब कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन 6 मंथ्स, कंप्लेंट हम 6 मंथ्स के अंदर करेंगे ऑफ द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज एलिग्ड टू हैव बीन कमिटेड, कि जिस दिन ऑफेंस हुआ उस दिन से 6 महीने के अंदर तक कंप्लेंट हम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं। इजी टॉपिक था काफ़ी। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट प्रिवेंट करना एक्सप्लॉयटेशन को और बेटर वर्क कंडीशंस इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी देखा हमने, एस्टैब्लिशमेंट को जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्टर को, और अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो ये 20 के लिमिट को कम कर सकती है। एस्टैब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन देखा, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय करती है। फिर कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंसिंग देखा, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनके पेमेंट रिलेटेड टॉपिक्स देखे, फिर पेनाल्टी एंड प्रोसीजर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।